स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। आज से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो इस चैप्टर से पहले एग्जाम्पल्स और कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हर एक्सरसाइज की स्टार्ट से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं। वो डेफिनेशंस हम देखेंगे जो कि हमें एक्सरसाइज को हल करने में 1.1 को हल करने में हमारी मदद करेंगी। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी between two expression for particular values of the variables। इसका मतलब है इक्वेशन एक स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वल का निशान लाजमी होता है इक्वेशन में, और जो इक्वल का निशान है वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस के दरमियान में होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स या कांस्टेंट की कम्बिनेशन से बनती है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस 3y माइनस x माइनस 2z प्लस x माइनस y प्लस 5। ये तमाम की तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इनमें जो x, y या z है वो आपके वेरिएबल्स हैं। और 3, 5, 2 ये आपके कांस्टेंट्स हैं, और इनके दरमियान जो प्लस या माइनस की अलामत है वो आपके ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में भी आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस दिखाई गई हैं। इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके तो अगर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में इक्वालिटी की अलामत लगा दी जाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और y माइनस z इक्वल टू 3, 2 प्लस x इक्वल टू 5। तो ये आपकी इक्वेशंस हैं। इनमें हर एक अलग अलग टर्म कहलाती है। 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है अलग, और 0 अलग टर्म है। इसी तरह y अलग टर्म है, z अलग टर्म है, और 3 अलग टर्म है। इसी तरह 2x और y ये टर्म्स हैं। इक्वेशन की एग्जांपल यहाँ पर भी आपको दिखाई गई है, जिसमें x एक वेरिएबल है जो कि हमें नामालूम है, अननोन है। The equations can be divided into the following two kinds। कंडीशनल इक्वेशंस की दो इकसाम में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कंडीशनल इक्वेशंस। It is an equation in which two algebraic expressions are equal for particular values of the variable। कंडीशनल इक्वेशन में आपके दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो किसी एक ख़ास वैल्यू के लिए बराबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x इज़ इक्वल टू 3 में ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन तब दुरुस्त होगी जब आपकी x की वैल्यू 3/2 यहाँ पे पुट करेंगे। वो कैसे आया, वो सिंपल सा एक तरीकाकार जो आपको पता है सबको। 2x इज़ इक्वल टू 3, यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकलेगी 3/2, क्योंकि x के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स आपने पढ़े हुए हैं। तो अब x की 3/2 वैल्यू होगी। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपका 2x और 3 बराबर होंगे, लेकिन x एक वेरिएबल है
तो ये x किस वैल्यू के लिए बराबर होंगे, वो हमने वैल्यू 3/2 निकाल ली है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 3/2 पुट करें इक्वल टू 3 ये, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 3 इक्वल टू 3। तो ये आपकी कंडीशनल इक्वेशन होगी, यानी कि इसमें एक कंडीशन है कि x की वैल्यू अगर 3/2 होगी तब आपकी ये इक्वेशन ट्रू होगी। इसी सूरत में ट्रू हो सकती है, ठीक है। इसी तरह x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू अगर 2 या -3 होगी तब ये एक्सप्रेशन, तब ये इक्वेशन आपकी ठीक होगी। अब ये वैल्यू 2 और -3 किस तरह निकलेगी, ये चैप्टर नंबर 1 में हम इसी को सारा देखेंगे कि ये वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ आप ये याद रख लें कि आपकी कंडीशनल इक्वेशन वो होगी जिसमें किसी वेरिएबल की किसी एक या दो वैल्यूज़ के लिए आपकी इक्वेशन ट्रू होगी। और ये जो कंडीशनल इक्वेशन है, नॉर्मल तौर पर हम इसको इक्वेशन ही कहते हैं, यानी जब भी किसी इक्वेशन की बात होगी तो हम उससे मुराद कंडीशनल इक्वेशन ही होगा। इक्वेशन की दूसरी किस्म आइडेंटिटी इक्वेशन है। इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आप वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख दें, किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू होगी। मैं इसको अरेज कर दूँ थोड़ा। जैसे कि मैं इक्वेशन लिखता हूँ a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ax प्लस bx। अब मैं x की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, ax प्लस बी इंटू 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b इंटू 2। ये 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो देखिए इक्वेशन ट्रू हुई अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 9, यानी x की जगह आप 9 पुट करेंगे, a प्लस बी इंटू 9 इक्वल टू a इंटू 9 प्लस b इंटू 9, 9a प्लस 9b इक्वल टू 9a प्लस 9b। तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब है कि हमने x की वैल्यू अगर 9 रखी फिर भी वही इक्वल आया, और अगर 2 रखी थी तब भी इक्वल आया था। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी इक्वेशन में आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख लें, वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए आइडेंटिटी इक्वेशन दुरुस्त होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है? द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पावर्स of the variables in one of the term of the equation। for example, डिग्री ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद है कि आपकी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं, मैं आपको टर्म्स का पहले बता चुका हूँ, जैसे कि 2x एक टर्म है, एक 5 टर्म है, इस इक्वेशन में 3x टर्म है, 7y टर्म है, 8 एक टर्म है। तो किसी भी टर्म में आपका जो वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये अरेज कर दूं पहले। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ 2x² प्लस 5x की पावर 5 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 6x की पावर 6। तो देखें इसमें कितनी टर्म्स हैं। पहले तो ये देखें इसमें टर्म कितनी है। इसमें 1 2 3 4 और 5 टर्म्स हैं। अब इन पांचों में से आपने देखना है कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर किस टर्म की है। तो जैसे कि आपको पता है इस 5th टर्म में वेरिएबल की पावर जो है वो 6 है, जो कि बाकी तमाम पावर से हाईएस्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन की डिग्री
6 होगी, ये 6 डिग्री इक्वेशन होगी। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं, 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0, ये एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वलिटी का निशान आ गया। तो इसमें एक ही वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है। जब आपको पता है कि रूल है जिसकी पावर ना दी गई हो तो वहाँ पे 1 होती है पावर, तो इसमें x की पावर 1 है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी लाजमी देखनी होती है कि उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। आया कि उसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है या एक से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। तो ये पहली इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे फर्स्ट डिग्री, क्योंकि इसमें x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहेंगे। और इसमें एक ही वेरिएबल x है क्योंकि इसलिए इसको सिंगल वेरिएबल कहेंगे। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। इस तरह सेकंड की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको x और y दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन है। लेकिन अब इसकी डिग्री क्या है? अब डिग्री में आप y और x को अलग अलग कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर आप किसी भी वेरिएबल्स की पावर देखनी है, अगर x की पावर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इक्वेशन हो x की पावर 6 माइनस 5 पावर 2 प्लस 6 इक्वल टू y, तो इसमें देखें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं। और देखें हर टर्म में कोई ना कोई वेरिएबल है। अब देखें इन वेरिएबल्स में चाहे वो x हो या y हो, उसकी पावर हाईएस्ट होनी चाहिए। जैसे कि x की पावर हाईएस्ट यहाँ पे 6 है, वेरिएबल x की पावर हाईएस्ट 6 है, तो ये 6 डिग्री इक्वेशन होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे y की पावर 8 होती, ठीक है, y की पावर 8 होती, तो हमने इसको इग्नोर कर देना था और हमारी डिग्री इस पावर के साथ देखकर बननी थी, जो कि 8th डिग्री बननी थी। यानी ये इक्वेशन 8th डिग्री इक्वेशन थी। और इसमें दो वेरिएबल है, इसलिए इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसी तरह इसलिए यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट 2x² माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें x की पावर जो है वो 2 है, इसलिए ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। और इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये सिंगल वेरिएबल होगी। अब नीचे वाली इक्वेशन में देखें कि दो वेरिएबल हैं, इसलिए ये 2 वेरिएबल होगी। तो इस टर्म में x और y दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर 1 1 है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये sec 2 आएगी पावर, क्योंकि हमने वेरिएबल्स की पावर देखनी है। किसी एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर को ऐड करना है। अगर उस एक टर्म में दो वेरिएबल्स हैं तो उन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे। तो x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको दोनों को ऐड किया तो 2 बन गया, इसलिए ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी और वेरिएबल्स इसमें 2 होंगे। इस तरह नीचे वाली इक्वेशन x3 माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 4 है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए सिंगल वेरिएबल होगी। और x वेरिएबल्स की पावर इसमें 3 है, तो ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होगी। लास्ट में एग्जांपल दी है x² y प्लस xy प्लस x इज इक्वल टू 2। तो पहले देखें कि या इसमें दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स होगी। और x² y में इस टर्म में आपका जो पावर है वो सबसे ज़्यादा बन रही है, 2 + 1, 2 x की और 1 y की, तो ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल्स। होपफुली आपको डिग्री ऑफ इक्वेशंस का आइडिया हो चुका होगा। तो इसको मैं समराइज़ कर दूं, डिग्री ऑफ इक्वेशन आप कैसे मालूम करेंगे। आप उस इक्वेशन में देखेंगे सबसे पहले कितनी टर्म्स हैं, हर टर्म में आप देखेंगे कि कौन सी टर्म में वेरिएबल की पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वो आपकी डिग्री ऑफ इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हम किस तरह लिख सकते हैं। अब पॉलिनोमियल से एक बात तो हमें पता चलती है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म जो हैं वो 2 से ज़्यादा होंगी, और कितनी होंगी ये हमें नहीं पता।
दूसरा, डिग्री n से मुराद n कोई भी नंबर हो सकता है, एक या एक से बड़ा, सिफर नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री सिफर डिग्री कोई इक्वेशन नहीं होती, इसलिए एक या एक से ज़्यादा। तो n डिग्री में हमें ये भी नहीं पता कि अब डिग्री कौन सी होगी, तो इसकी एक जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखी भी गई है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इक्वेशन की विद डिग्री n। ये जनरल फॉर्म बताने से पहले मैं इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखता हूँ। तो ये मैंने लिखी इक्वेशन 2x² प्लस 4x³ माइनस 3x प्लस 8x² इज इक्वल टू 0। पहली बात, इस इक्वेशन में देखें, आपके पास जो x की पावर्स हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं है, यानी किसी तरतीब में नहीं लिखी गई। पहले x की 5 लिखा गया है, फिर x की 3 लिखा गया है, फिर x की 2 लिखा गया है, दरमियान में x है। तो ये किसी तरतीब से नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम उस इक्वेशन को तरतीब दे लेंगे। वो किसी भी डिग्री की इक्वेशन होगी, किसी भी पावर की इक्वेशन होगी, आपने उसको एक तरतीब से लिखना है। और तरतीब क्या है कि आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक्स की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी पावर आएगी, फिर उसके बाद वो टर्म आएगी जिसमें एक्स की पावर उससे कम होगी। इसी तरह चलते चलते एंड पे जो एक्स की सबसे कम पावर होगी या कांस्टेंट होगा जिसमें एक्स की पावर 0 होगी, वो टर्म आएगी, और उसके बाद इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो मैं इसको चलें डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले करते हैं। 2x 5, उसके बाद देखें x की पावर 3 है, चलें ये वैसे आ जाएगा क्योंकि 4 है नहीं,4x की पावर 3। उसके बाद 3 के बाद x की 2 पावर वाला टर्म लिखेंगे, तो x की 2 पावर वाली टर्म 8x² है प्लस 8x²। उसके बाद x की पावर 1 वाली टर्म लिखेंगे 3x, लेकिन इसका साइन माइनस में है तो साथ माइनस 3x लिख देंगे। इसके बाद इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इक्वल टू हम 0 कर दें। तो ये हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब दूसरी चीज़ इसमें थी कि आपको ये बताना था कि ये टर्म में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इस टर्म में जो आपका 2 है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। और इसमें जो x है, x की पावर 5 है, वो आपका वेरिएबल है। और जो वेरिएबल में आपकी पावर है 5, वो उसको हम बेसिकली पावर कह रहे हैं, तो वो पावर ही है। तो बताने का मकसद ये है कि एक टर्म में आपका जो 2 है वो आपका कोफिशिएंट था इस x की 5 का, और x एक वेरिएबल था और उसमें 5 जो उसकी पावर थी। इसी तरह इस टर्म में 4 जो आपका कोफिशिएंट होगा, x आपका वेरिएबल होगा और 3 आपकी पावर होगी। सिमिलरली हर टर्म में इसी तरह होगा। और अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होता +5 जिसमें x की पावर 0 है, तो उसको हम कांस्टेंट ही कहते हैं। क्या अब इसको अरेज करने के बाद हम चलते हैं अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। तो आइए देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n है वो किस तरह लिखी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो, किसी भी इक्वेशन को एनालाइज करने के लिए आपने उसको x की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले x की हायर पावर, देन उससे कम और एंड पे x की पावर 0। तो जो n डिग्री ऑफ इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसको भी हम इसी तरह देखेंगे कि सबसे पहले हम उसमें सबसे बड़ी पावर x की लिखेंगे। तो n अब कोई भी नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ। तो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि n की वैल्यू 10 है। 10 मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि छोटी वैल्यू हो, आपको समझाने में आसानी हो।
तो ये वैल्यू 100,000, 500, 10,000 भी हो सकती है। तो चलिए फर्स्ट टर्म को देखते हैं। a की पावर n से यहाँ पे 10 आ जाएगा और x की पावर में भी 10 आ जाएगा, प्लस a की पावर n-1, n जो है 10 है, वो 10 में से एक माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह x में n-1 है तो n-1 से आगे 9, 10-1 9 आ जाएगा। ये प्लस 100 लिखा गया है कि इससे आगे इसी तरह n की पावर में, जैसे यहाँ पे n था तो यहाँ पे n-1 आ गया है। इसी तरह इससे अगली टर्म में n-2 हो जाएगा, उससे अगली टर्म में n-3 हो जाएगा। तो ये इसी तरह चलता जाएगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, जहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगी। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, यहाँ पे एक और चीज़, x की पावर 0 भी आएगा। यहाँ पे प्लस a की पावर 0 और x की पावर 1 होगा तो वो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो कहाँ तक चलेगा कि जहाँ पे x की पावर 0 आ जाएगी वो टर्म तक ही चलेगा। तो यहाँ पे हम फिर करते हैं प्लस, अब इस टर्म में x में से 2 माइनस करेंगे तो x 10 है, 10 में से 2 माइनस करिए तो 8 आएगा। इस तरह x की पावर भी 8 हो जाएगी। इस तरह प्लस a की पावर x में से 3 माइनस करेंगे 7 और x की पावर भी 7 आ जाएगी। तो ये एक तरतीब से देखें 10, 9, 8, 7। तो इस तरह आप सबको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये एक डिसेंडिंग पावर में हमारी टर्म्स आएंगी। तो नेक्स्ट टर्म होगी a की पावर 6, x की पावर 6, नेक्स्ट टर्म a की पावर 5, x की पावर 5, a की पावर 4, x की पावर 4, सॉरी ये a की पावर नहीं है, a 4 है, a3, x की पावर 3 प्लस a2, x की पावर 2 प्लस a1, x की पावर 1 प्लस a0 और x की पावर भी 0 इक्वल टू 0। तो देखें जब x की पावर मैंने 10 रखी तो हमारे पास ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है, पोलिनोमियल इक्वेशन जो है वो ये बन चुकी है। और देखें तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। सबसे पहले यानी कि x की पावर 10 आ रहा है, x की पावर 10 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इसी तरह x की पावर 0 तक ये जा रही है। तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, और इसमें जो a टर्म है a10, a9, a8, इसी तरह a3, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है। तो होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी कि हम डिग्री ऑफ n पोलिनोमियल इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये वो एक्सप्रेशन थी आपकी, वो इक्वेशन थी पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री ऑफ n की, वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड an-1 to a3, a2, a1 आर रियल कॉन्स्टेंट्स। अब ये कांस्टेंट तो हैं लेकिन इनको कोफिशिएंट क्यों कहते हैं, क्योंकि x के साथ अगर आएँ तो उनको x के कोफिशिएंट्स कहेंगे। इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। नोट दैट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इन द सिंगल वेरिएबल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, क्या कह रहा है कि नोट दैट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन की डिग्री है वो क्या होगी, जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो उसके इक्वल होगी। जैसे कि ऊपर डिग्री ऑफ इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ कि थर्ड डिग्री का मतलब होगा कि x की पावर या दोनों किसी भी वेरिएबल्स की पावर जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी इक्वेशन की डिग्री होगी। तो ये एग्जांपल उसने दी है 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो ये दोनों क्वेश्चंस में x की पावर 4 हाईएस्ट है, इसलिए ये ऑल 4 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं। तो ये तमाम की तमाम तीनों इक्वेशंस, ये भी एक x की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है जो कि ये तमाम इक्वेशंस जो है ना पोलिनोमियल इक्वेशंस, ये 4th डिग्री इक्वेशंस हैं इन सिंगल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं आया है। By the technique of the higher mathematics, it may be shown that the degree equation of the form 1, ये जो form 1 आपकी equation 1 है, has exactly n solutions। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो भी polynomial equation या कोई भी equation होगी उसकी जो भी डिग्री होगी वही उसका solution भी होगा। यानी अगर आपकी 5th डिग्री है तो आपकी उस इक्वेशन की जो solutions हैं वो
5 सॉल्यूशंस होंगे जिनको हम रूट्स भी कहते हैं। ये आगे रूट्स जाके आपको ज़्यादा यूज़ होगा। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन से मुराद होगा कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद जो आंसर निकलेगा, वेरिएबल का जो आंसर आएगा वो कितने आंसर हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है तो इसकी सॉल्यूशन जो है वो 1 वैल्यू होगी, जिसको इस इक्वेशन का रूट भी कहेंगे। इसी तरह अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन हो या थर्ड डिग्री इक्वेशन हो तो उसके जो रूट्स होंगे वो 3 वैल्यूज़ आएंगी। इसी तरह अगर 10th डिग्री इक्वेशन हो तो उसकी जो रूट्स हैं वो 10 वैल्यूज़ आएंगी। तो इनसे क्या मुराद है कि जब भी आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो उसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यू आंसर आएंगे वो कितने आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिग्री में उस x की वेरिएबल के आंसर 10 आंसर आएंगे। इसी तरह हम क्योंकि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है सेकंड डिग्री, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा जिसको हम रूट्स भी कहते हैं वो 2 आएंगे। तो आगे ये कह रहा है कि दीज रूट्स में बी रियल, वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकते हैं। अब थोड़ा मैं आपको रियल और कॉम्प्लेक्स का बता देता हूँ। रियल रूट्स क्या होंगे कि आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपकी रियल रूट्स कहलाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5/3, 100, -3, कोई भी आपकी वैल्यू होगी ये आपकी रियल वैल्यूज़ होंगी, तो उनको हम रियल रूट्स कहेंगे। इसी तरह कॉम्प्लेक्स रूट्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। ये नेक्स्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक हमारा चैप्टर है पूरा, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे उसमें डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर करने के लिए 2 किस्म के ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। एक को हम आयोटा कहते हैं और दूसरे को जे से ज़ाहिर करते हैं। आयोटा को आई से ज़ाहिर करते हैं और ये जे से ज़ाहिर करते हैं। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे आयोटा का ही इस्तेमाल करेंगे, आई का, इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में क्या हो सकता है? 5 + 6 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 5 आयोटा। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। इसके अलावा आपके रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों का मिक्सचर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में 2 रूट्स आएंगे, तो उनमें एक रूट 5 भी हो सकता है और दूसरा रूट 5 आयोटा भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह -3 और माइनस आयोटा भी रूट्स हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन होगा। और अगर आपका थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो उसमें 3 रूट्स होंगे। उसके एग्जाम्पल में आपका -3 हो सकता है, आयोटा और 4, ये तीन रूट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों का मिक्सचर भी रूट्स हो सकते हैं। इसके बाद बताया गया फर्दर इट मे बी शोन दैट इफ़ सच एन इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स, कि अगर किसी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते हैं, दे अकर इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में होंगे, पेयर में होंगे। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो वो सिर्फ 5 + 6 आयोटा ही रूट नहीं होगा, बल्कि 5 + -6 ही होगा। इस तरह 3 - अकेला नहीं होगा, 3 -
4 अयोटा होगा। इस तरह +5 अयोटा अकेला नहीं होगा, बल्कि इसमें +-5 अयोटा, ये हमेशा पेयर में आएंगे। और पेयर में ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन ये इवन होंगे, पेयर में ऑड नहीं हो सकते। ये बात वो आगे बता रहा है। इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट हैव एन ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर किसी भी इक्वेशन की रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो वो ऑड नंबर में नहीं हो सकती, वो इवन में ही होंगी हमेशा। अ नंबर ऑफ रूट्स में बी इक्वल, तो रूट्स बराबर भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी 2 रूट्स जो हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं, यानी दोनों रूट्स 2 भी हो सकती हैं। इस तरह दोनों रूट्स 0 भी हो सकती हैं। दोनों रूट्स -5 और -5 भी हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है x⁻⁴ = 0, तो इसमें 4 की 4 जो रूट्स हैं वो 0 ही होंगी। इसी तरह इक्वेशन x⁻⁴ - x² + 1 = 0 में जो रूट्स हैं वो पेयर की शक्ल में इक्वल हैं 1 1 और -1 -1। इनका सलूशन किस तरह है यही हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाकर, कि ये जो रूट्स हैं वो हमने किस तरह ड्राइव करनी है। ओके, तो नेक्स्ट है लीनियर एंड क्यूबिक इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसमें x की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल x+5 = 1, और ये सिंगल वेरिएबल के साथ है। इस तरह x+y = 4, इसमें भी पावर वेरिएबल की 1 है दोनों में, तो लेकिन इसमें वेरिएबल 2 है इन 2 वेरिएबल्स। द इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, थर्ड डिग्री क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरह जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमारा मेन चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थर्ड डिग्री जिसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं 9x³ + 5x² + 3x = 0, ये सिंगल वेरिएबल में है। x² 5 + xy + y = 8, ये 2 वेरिएबल के साथ क्यूबिक इक्वेशन है। ओके जी, तो मेन पार्ट हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द वर्ड क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो लैटिन से लिया गया है, जिस लैटिन में स्केयर को क्वाड्रेटिक कहते हैं। जो स्केयर होता है उसको लैटिन में, लातीनी ज़ुबान में क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसलिए यहाँ पे स्केयर इक्वेशन यानी सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन इज इक्वल टू इज स्केयर होती है वो। फॉर एग्जांपल 2x² - 3x + 7 = 0, ये सिंगल वेरिएबल में है। और xy - 2x + y = 9, ये 2 वेरिएबल में है। ओके, उसके बाद आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो वो क्या है, ax² + bx + c = 0, ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें a b c कांस्टेंट है और इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही a की वैल्यू 0 होगी तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि a की वैल्यू 0 होने से x² की वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो
ज़ीरो हो जाता है। तो इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए ये शर्त है कि ए बी सी में जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। बी की वैल्यू सिफर भी हो सकती है, 1 भी 2 भी 3 भी, इसी तरह सी की भी, लेकिन इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसमें ए की वैल्यू सिफर नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। यही बात वो यहाँ पे कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट विद ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें कि ए बी और सी हमने क्यों इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। हम यहाँ पे 2, 5, 6 कांस्टेंट नहीं लिख सकते, हम उनको कोई वेरिएबल नेम, कांस्टेंट का वेरिएबल नेम दे रहे हैं। यानी ए एक कांस्टेंट है जिसको हमने वेरिएबल नेम यानी ए दे दिया है। इस तरह बी जो है वो एक वेरिएबल नेम है, लेकिन किसका नेम है, वो एक कांस्टेंट का नेम है। इस तरह सी भी एक कांस्टेंट है, उसको हमने सी का नाम दे दिया। तो ए और बी, इसी तरह ए जो है वो कोफिशेंट भी है एक्स स्क्वायर का, इसी तरह बी जो है वो एक्स का कोफिशेंट भी है। इस तरह सी जो है वो एक्स की पावर यहाँ पे ज़ीरो है, जहाँ पे एक्स की पावर कुछ ना हो वहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो होती है। तो सी जो है वो कोफिशेंट हो एक्स की पावर ज़ीरो का कोफिशेंट है और इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपने एक्स की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले 2 फिर 1 फिर 0, और इनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएंगे जिनको हम ए बी या और सी कहते हैं, और ये तमाम इक्वल टू ज़ीरो के होंगे। तो जब भी आपको कहा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो आप उसमें ये लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका मल्टीपल चॉइसेस में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है कि किसी भी फॉर्म में किसी भी ऑर्डर में वो क्वेश्चन लिखी होगी तो आपको कहा जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद इफ़ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो दैन दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर बी ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकता, तो अगर बी ज़ीरो नहीं होगा, इफ़ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन उसको कहेंगे हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर b इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b, अगर इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनकम्प्लीट आप याद रख लें, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अगर b इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो कंप्लीट होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें b की वैल्यू 6 है। यहाँ पे b x के साथ b होता है तो b की जगह यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो है, तो ये कंप्लीट है। इस तरह 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे x का वेरिएबल है ही नहीं, यानी यहाँ पे b की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए ये प्योर या इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो होंगी वो 2 होंगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसकी रूट्स भी 2 होंगी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी किसी भी इक्वेशन की वो वैल्यूज़ जो अगर उस इक्वेशन में पुट की जाएं, उस वेरिएबल में पुट की जाएं, तो वो उसको सेटिस्फाई करती हूँ, यानी वो ठीक आंसर उसका दे रही हूँ, तो उसे हम उसकी रूट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो की रूट्स बताई गई हैं 2 एंड -3, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स की पावर 2 के साथ हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी रूट्स भी 2 होंगी, इसलिए यहाँ पे 2 रूट्स दी गई हैं।
तो चलिए हम इसमें से एक रूट को पुट करके देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ x की जगह तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 6, ये मैंने सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड ली है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, तो देखिए 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये इसकी रूट बन रही है 2, इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह अगर आप -3 पुट करेंगे तब भी वो 0 इसका आंसर आएगा, तो ये आप खुद करके देख सकते हैं।